हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन लोग कर रहे थे। इनडायरेक्ट मेथड की क्वेश्चंस हमने शुरू कर दिए थे, जहां पे दो बैलेंस शीट्स हमें दी होती हैं और हमें इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाना होता है। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड समझा था, उसके क्वेश्चंस करने के बाद हम इनडायरेक्ट मेथड पे जंप कर गए थे और हम इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो था वो कर रहे थे। तो उसी प्रैक्टिस को अपन लोग इस क्लास में आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बना करके चलना है किरण लिमिटेड का एज ऑन 31 मार्च 2025 बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको बना करके चलना है। तो शेयर कैपिटल आपको ये दे रखा है प्रीवियस ईयर और ये दे रखा है करंट ईयर। तो 12 लाख से 12 लाख नो चेंज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसका अकाउंट बना लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख से 10,60,000 60,000 का आपने लोन लिया है, कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगा। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3.5 लाख से 4 लाख। ट्रेड पेबल बढ़ते हैं तो सर ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी का इनडायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट सीधा संबंध होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आपका बढ़ जाएगा। फिक्स एसेट्स की बात करते हैं, 17 लाख से 20 लाख हो गया, यानी कि बढ़ गया, तो ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इन्वेंट्री 6,80,000 से 7 लाख हो गया। सर करंट एसेट के साथ उल्टा संबंध होता है, ये बढ़ रहा है तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो गिर जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स 7,20,000 से 6,60,000 ये गिर रहा है, तो क्योंकि इसके साथ उल्टा संबंध है तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। कैश का यूज कर लेंगे। बिल रिसीवेबल्स जो हैं करंट एसेट्स में है, गिर रहे हैं 40,000 से 30,000, तो आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। फिर आपको इनकम स्टेटमेंट भी दे रखी है। इनकम स्टेटमेंट में उसने आपको सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में डिविडेंड रिसीव दे रखा है। डिविडेंड रिसीव कहां चला जाएगा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर चला जाएगा। एडमिन का खर्चा ऑपरेटिंग नेचर का ही है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन कैश है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग नेचर का ही खर्चा है। इंटरेस्ट जो आपने पे करा है ये चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। फिर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दे रखा है। तो अगर उसने आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे ही रखा है, आप पी एंड एल अकाउंट बना के ये वाला जो अकाउंट बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे क्या निकालते हो, इससे सर हम पीबीटी निकालते हैं। उसने आपकी हेल्प करने के लिए पीबीटी आपको दे दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने आपको दे दिया, तो ये आपको बनाने की अब जरूरत ही नहीं है, आप इससे सीधा सीधा शुरू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48। कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपको कितना दे रखा है 5,90,000 का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, 5,90,000 का। लो मैंने लिख दिया 5,90,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसी प्रॉफिट में आपको ऊपर की तरफ चलना है। क्या हो गया, इसी प्रॉफिट में आपको ऊपर की तरफ चलना है और आपको देखना है, आपको देखना है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। एक सेकंड दो, चलो जी, वो छोटा सा ग्लिच आ गया था, मैंने अब उसको ठीक कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 48, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड शुरू करेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो ये था ये 5,90,000। मजे की बात आपको बताऊं, आप इसी 5,90,000 को निकालते थे इसका अकाउंट बना के, रिटेन्ड अर्निंग का। देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8.5 और 10, ठीक है, ये देखो
रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है 8.5 और क्लोजिंग बैलेंस है 10। आप यही बनाते थे ऐसे, आप लिखते थे 8,50,000 और क्लोजिंग में लिखते थे 10 लाख। फिर उसके बाद जो भी चीजें इसमें से माइनस हो रही है रिटेन अर्निंग में से, जैसे कि 1,80,000, वो आप यहां लिखते थे और आपके पास ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आ जाता था 3,30,000 का। मैं आपको बोलता था ये पैट है, फिर आपको बोलता था इसके अंदर टैक्स ऐड कर दो जो P&L में प्रोविजन बना है, और ये रहा, कहां गया 3,30,000 में आप जैसे ही 260 ऐड करते थे आप 590 पे पीबीटी पे पहुंच जाते थे। उसने आपको ये ऑलरेडी गिवन कर दिया, तो आपके लिए काम आसान हो गया। आप पीबीटी लिखोगे कितने का, 5,90,000 रुपए का, और इसके अंदर करोगे एडजस्टमेंट। अब इस प्रॉफिट में आप कौन कौन सी एडजस्टमेंट करोगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। इनकम को क्या आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। इंटरेस्ट पेड एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा और ये लेस हो रहा है, तो आप इसको ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट पेड। लो, मैंने इंटरेस्ट पेड ऐड कर दिया 1,40,000। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, डिविडेंड। डिविडेंड की इनकम मैंने लेस कर दी, डिविडेंड इनकम मैंने लेस कर दी 50,000। मैंने डेप्रीसिएशन ऐड कर दिया, डेप्रीसिएशन लेस हो रखा होगा 2,20,000, ये मैंने ऐड कर दिया 2,20,000। मैं यहां ब्रैकेट लगा दूं वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो 5,90,000 प्लस 1,40,000 माइनस 50,000 प्लस 2,20,000, ये निकल करके आता है 9 लाख। 9 लाख क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखेंगे। बताओ जी कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं। बिल रिसीवेबल 40,000 से 30,000 हो गए, करंट एसेट्स के साथ सीधा संबंध, उल्टा संबंध। बिल रिसीवेबल गिर रहे हैं 10,000 से, तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा 10,000 से। ट्रेड रिसीवेबल 7,20,000 से 6,60,000 हो गए, 60,000 से आपके ट्रेड रिसीवेबल गिर रहे हैं, 60,000 से आपके ट्रेड रिसीवेबल गिर रहे हैं, तो इससे भी आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। 680 से 7 लाख और हो रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है तो आपका कैश फ्लो गिर जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल 3.5 लाख से 4 लाख हो रहे हैं। अगर ट्रेड पेबल आपके बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, 50,000 से ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, तो आपका कैश फ्लो जो होगा वो बढ़ जाएगा, कैश फ्लो जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो 10,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 1 लाख, और टोटल आ जाएगा 10 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बिफोर टैक्स लेस टैक्स पेड। आपने टैक्स पे कितना करा है, अब आपको कोई प्रोविजन फॉर टैक्स का खाता नहीं दे रखा तो मैं अकाउंट बनाता भी, अब उसमें नहीं दे रखा तो हम इसी को मान लेंगे कि यही टैक्स पेड होगा। अगर आप बनाना भी चाहो तो ओपनिंग जीरो क्लोजिंग जीरो, प्रोवाइड करा है 2,60,000 बाय P&L, तो आपके पास टू बैंक कितना बचेगा, 2,60,000। तो टैक्स पेड कितना आ गया, 2,60,000 आपका टैक्स पेड आ गया। तो 7,40,000, ये चेक कर लेना एक बार, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। फिर उसके बाद आप निकालते हो क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो थी आपकी डिविडेंड की इनकम 50,000 की, और पीपी आपने परचेज करा था। अब ये 17 लाख से 20 लाख परचेज हो रहा है, लेकिन डेप्रीसिएशन की भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट तो हमेशा ही बना लेना। मैं तो कहता हूं इस पे कंजूसी करना ही मत, जिसका डेप्रीसिएशन गिवन है उसका तो अकाउंट बना ही लेना। मैं लिखता हूं टू बैलेंस पीडी 17 लाख रुपए और बाय बैलेंस सीडी 20 लाख रुपए, बाय डेप्रीसिएशन 2,20,000 रुपए। तो बताओ मेरे पे टू बैंक कितना बचता है? 2.2 प्लस 20 माइनस 17, 5.2 का मेरे पास परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बचता है। परचेज ऑफ एफए 5,20,000 और ये माइनस कर देंगे 0.5, तो 4,70,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बस बी। फिर उसके बाद आप निकालते हो क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो था आपका इंटरेस्ट पेड और एक था आपका डिविडेंड पेड भी था, और एक था आपका प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग ऑफ लोन। तो ठीक है, इंटरेस्ट पेड था आपका 1,40,000 रुपए का, और डिविडेंड पेड आपका कितने का था? 1,80,000 रुपए का, और प्रोसीड्स फ्रॉम लोन कितना था आपका? तब प्रोसीड शेयर कैपिटल से तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, लोन से प्रोसीड था 60,000 का। तो 60,000 माइनस 1,40 माइनस 1,80, ये निकल करके आ गया क्या? 2,60,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पॉइंट नंबर सी, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। ये नेगेटिव है भाई, और ये भी नेगेटिव है। 7,40,000 माइनस 4,70,000 माइनस 2,60,000, तो 10,000 एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश कितना था? 60,000, और आपके पास क्लोजिंग कितना आ गया? 70,000 का आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, आपको क्या बैलेंस शीट दे रखी है और आपको क्या बनाना है? सर हमें तो हमेशा कैश फ्लो ही बनाना होता है। बिल्कुल ठीक बात, कैश फ्लो ही बनाना है, वही जिंदगी है। समराइज बैलेंस शीट ऑफ स्वान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और 25 आपको दे रखी है। अब ये आपका करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। गुडविल दे रखा है, लैंड, फर्नीचर, फिक्चर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, और ये टोटल एसेट, फिर लाइबिलिटीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या दे रखा है? सर 1 अप्रैल को व्हीकल बेच दिया गया था 7500 रुपए का, और न्यू परचेजेस कोई भी नहीं करी गई। नो न्यू परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। बस हमने व्हीकल बेचा है 7500 का। कब बेचा है? 1 अप्रैल 2024 को ही बेचा है। तो व्हीकल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। पार्ट ऑफ टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर 3,12,500, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 2.5 लाख, और बैलेंस लैंड को रीवैल्यू कर दिया। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट करता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस लैंड, और नो न्यू परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, और कोई भी परचेज हमने नहीं करी।
डेप्रीसिएशन ये आपको प्रोवाइड करना है। इंटरिम डिविडेंड 12,500 का पे करा है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपने P&L में बनाया है 40,000 का है। 8% डिबेंचर आपने रिडीम कर दिए एट पार आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30 सितंबर 2024। तो आधे साल की आपने इंटरेस्ट की पेमेंट भी करी है 8% डिबेंचर को रिडीम करते वक्त। अगर आप देखोगे तो आपके 7.5 लाख के ये करंट ईयर में जीरो है, प्रीवियस ईयर में 7.5 लाख के थे, तो ये आपने आधे साल में करे हैं, यानी कि आपको 8% का ब्याज भी पे करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 और इंटरेस्ट इनकम रिसीव करिए ड्यूरिंग द ईयर ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 16,250 की आपने इंटरेस्ट इनकम रिसीव करी है। तो बस सिंपल सा रूल, खाते बनाते जाओ और काम करते जाओ। मैं सबसे पहले यहां लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 47, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे? आगे सर हम खाते बनाएंगे। अरे मैं जरा पेजेस इंसर्ट कर लूं। यहाँ पे आप बनाओगे क्या? वर्किंग नोट्स। सबसे पहले बनाओगे व्हीकल अकाउंट। फिर क्या बनाओगे? फर्नीचर फिक्चर और लैंड, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन फर्नीचर की भी गिवन है। तो फिर बनाओगे फर्नीचर और फिर बनाओगे लैंड अकाउंट। ठीक। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस डिविडेंड। डिविडेंड के लिए कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन। डिवेंचर, डिवेंचर के लिए 8% डिवेंचर रिडीम करें, इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कर लोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपको बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। चलो जी। और क्या है? बस और तो कुछ भी नहीं है। एक आपको बनाना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस। और एक बनाना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व। चलो जी। सबसे पहले इंफॉर्मेशन डालनी शुरू करते हैं व्हीकल्स की। ओपनिंग था 70, क्लोजिंग हो गया 55। टू बैलेंस बीडी 70,000 और बाय बैलेंस सीडी 55,000। फर्नीचर 1,10,000 से 1,20,000। टू बैलेंस बीडी 1,10,000 और बाय बैलेंस सीडी 1,20,000। लैंड 15 लाख से 14,37,500। टू बैलेंस बीडी 15 लाख और बाय बैलेंस सीडी
14,37,500। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग में आएगा क्या, 275, क्लोजिंग में आएगा 1.5 लाख। टू बैलेंस बीडी 275 बाय बैलेंस सीडी 1.5 लाख। बस अब डालते हैं अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन नहीं डाली हमने, ये रहा। आपको इन दोनों को कंबाइन बनाना है, एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व है ना, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। ओपनिंग में हो गया आपका 538 और एक 2,80,000 बाय बैलेंस बीडी 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया टू बैलेंस सीडी 225 प्लस 232,500 457,500। फिर कैपिटल रिजर्व के लिए आपको क्या गिवन है, 0 और 187,500 बाय बैलेंस बीडी 0 और टू बैलेंस सीडी 187,500। ये आपको गिवन है। एक बच्चा कह रहा है सर टैक्स का भी बनाना पड़ेगा। हाँ, टैक्स का भी बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है। वेरी गुड, प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। प्रोविजन फॉर टैक्स 27,500 और 45,000 और 45,000। बस अब क्या करनी है, अब सर इंफॉर्मेशन डालेंगे। हाँ, इंफॉर्मेशन डालो। व्हीकल बेच दिए 7,500 के, तो व्हीकल अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक। थोड़ी सी जगह बनाओ, मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है। अब ठीक है, हिल तो नहीं रहा, हाँ नहीं हिल रहा। बाय बैंक 7,500। उसके बाद लैंड को बेच दिया 3,12,500 में, लैंड अकाउंट में लिखो बाय बैंक। और वो कहता है कि कॉस्ट थी कितने की, 2.5 लाख की, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3,12,500 माइनस 2.5 लाख, 62,500। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 62,500। फिर वो कहता है कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस लैंड। तो कैपिटल रिजर्व कितना है आपका, 187,500। और ये किसकी वजह से आया, ये लैंड की वजह से आया है 187,500। तो यहां पे आप लिख दोगे टू कैपिटल रिजर्व 187,500। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, फर्नीचर पे 12,500 बाय डेप्रिसिएशन 12,500। व्हीकल्स पे 5,500 बाय डेप्रिसिएशन 5,500। इंटरिम डिविडेंड पे करा है 12,500 का। क्या कोई डिविडेंड का भी पेबल रिसीवेबल है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं है, तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में जाके लिख देंगे टू बैंक या इंटरिम डिविडेंड पेड। ऐसे लिखो बैंक इंटरिम डिविडेंड। कितना इंटरिम डिविडेंड पे करा था हमने, 12,500। और टैक्स का प्रोविजन बनाया है बाय P&L। कितने का प्रोविजन बनाया है, 40,000। फिर उसके बाद 8% डिवेंचर रिडीम कर दिए, ठीक है। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओ, ये रहा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 और इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव हुई है। बस ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब क्या करना है सर, अब तो खातों को करना होगा पैक। आओ जरा धीरे धीरे करके खातों को करें पैक। इसको भी पैक कर दो। 55,000 प्लस 5,500 प्लस 7,500 माइनस 70,000, तो 2,000
बाय, ये ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2,000 रुपए बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं, कैसे बच रहे हैं वो देखेंगे। 2,000 रुपए यहाँ पे बच रहे हैं। फिर उसके बाद 1,20,000 प्लस 12,500 माइनस 1,10,000, 22,500 यहां पर बच रहे हैं। मैं बस ग्रीन पेन से लिखे जा रहा हूं कि कहां पे क्या बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। लैंड गो भी कर देते हैं। 14,37,500 प्लस 3,12,500 माइनस 15,00,000 माइनस 62,500 माइनस, ये तो नील हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2,75,000 प्लस 20,000 माइनस 1,50,000, 1,45,000 यहां पर बच रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस को भी करो तो 457,500 प्लस 12,500 माइनस 2,80,000, तो 1,90,000 यहां पर बच रहा है। कैपिटल रिजर्व मैच हो गया। यहां पर 27,500 प्लस 40,000 माइनस 45,000, 22,500 यहां पर बच रहा है। ठीक, हाँ जी सर, समझ में आती है, हाँ जी सर। आओ जरा देखें कि किसमें जो बच रहा है वो क्या हो सकता है। यहां पे क्रेडिट साइड में कुछ बच रहा है। आपने सेल लिखी, डेप्रिसिएशन लिखी, जब जब सेल होगा गेन और लॉस जरूर होगा। आपने इस सेल का गेन और लॉस नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये लॉस बचा होगा बाय P&L अकाउंट। फर्नीचर में जो इस तरफ बच रहा है, उसने ये नहीं बोला कि फर्नीचर परचेज नहीं करा, उसने बोला है लैंड और व्हीकल परचेज नहीं करे, तो ये परचेज करा होगा टू बैंक। फिर उसके बाद लैंड अकाउंट में कुछ बचा नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इनकम लिखी हुई है लेकिन सेल नहीं लिखी, तो जरूर ही ये सेल हुआ होगा बाय बैंक। रिजर्व एंड सरप्लस में जो यहां बच रहा है ये जरूर ही नेट प्रॉफिट होगा, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैपिटल रिजर्व के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। P&L प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर ये आपने प्रोविजन बनाया, यहां पे ये बच रहा है तो ये आपने पे करा होगा, टैक्स पेड। बस आपका काम हो गया। आपको पीबीटी से शुरू होना होता है। एक चलो, आपको पीबीटी से शुरू होना होता है। आपने पीबीटी निकाल लिया। पीबीटी कैसे निकालोगे? पीबीटी जो आपका पैट आ रहा है, पैट कितना आ रहा है? पैट आ रहा है 190 प्लस टैक्स, टैक्स कितना है 40,000, तो 1,90,000 प्लस 40,000, 1,90,000 प्लस 40, 2,30,000। फिर एड एडजस्टमेंट। आओ जी, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एडजस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल की एडजस्टमेंट होगी जो कि है 5,500 की। फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल की एडजस्टमेंट होगी जो कि है 2,000। फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 12,500। फिर उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है 62,500। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000। फिर उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। बस, और तो कोई एडजस्टमेंट आपको इसमें नहीं करनी होगी। आओ जी, इंटरेस्ट इनकम आपको रिसीव हुई है 16,250 की। इंटरेस्ट इनकम 16,250। फिर उसके बाद उसने कहा था डिबेंचर एट पार बेचे हैं और हाफ ईयर का इंटरेस्ट भी पे करा है। तो बताओ हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा? डिबेंचर्स कहाँ है? डिबेंचर्स थे हमारे 7.5 लाख रुपए के, तो 7,50,000 पे 8%, 6/12 कितना होता है
7.5 लाख का 8%, 6/12 होता है 30,000। तो 30,000 का आपने इंटरेस्ट भी पे करा है, इंटरेस्ट पेड 30,000, ये आप एड बैक कर दोगे, इसको कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाओगे, इसको कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप ले जाओगे। 2,30,000 प्लस 5500 प्लस 2,000 प्लस 12,500 माइनस 62,500 माइनस 20,000 माइनस 16,250 प्लस 30,000, ये होते हैं 1,81,250, 181,250, 181,250। बच्चों का अलग क्यों आ रहा है भाई? मैं कैलकुलेशन रीचेक करूं? एक बच्चा कह रहा है आपने गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं लिखा है, कहाँ है गुडविल रिटर्न ऑफ? अच्छा, हमने लैंड अकाउंट बना लिया, हमने फर्नीचर अकाउंट बना लिया, व्हीकल बना लिया, ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये जीरो से आपने परचेज ही करे होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने बना लिया, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये गिवन है। लाइबिलिटी में इक्विटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये रिजर्व्स हैं, ये डिवेंचर हैं, ये लोन्स आपकी करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट, ये हम इक्विपमेंट के अंदर ही नेट ऑफ कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, इसका हमने खाता बना लिया। तो गुडविल की ट्रीटमेंट हमारी रह गई थी, जो कि 70,000 से क्या हो रही है, 37,500। तो इसका मतलब गुडविल क्या हो रही होगी, अमोर्टाइज हो रही होगी। कितना अमोर्टाइज हो रहा होगा, 70,000 माइनस 37,500, 32,500 की अमोर्टाइजेशन नहीं लिखी थी हमने, लो। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 32,500, तो ये टोटल होता है 2,13,750। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप क्या क्या लिखोगे, बताओ जी, क्या क्या आपकी वर्किंग कैपिटल है? सर वर्किंग कैपिटल स्टॉक, स्टॉक बताओ करंट ईयर कितना है, 2,20,000 से 2,40 हो गया। इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक 20,000 से आपका कैश फ्लो गिर जाएगा। फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल 36,250 से 45,375 हो गए। 9,125 से बिल रिसीवेबल बढ़ गए, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, 9,125 से बिल रिसीवेबल बढ़ गए, इससे भी कैश फ्लो गिर जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 15,000 से बढ़ गिर गए, फॉल इन ट्रेड रिसीवेबल 15,000, तो इससे आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया ये तो। फिर उसके बाद लोन फ्रॉम मिस्टर राजेश, राजेश कौन है, ओपनिंग में था, क्लोजिंग में आपका जीरो हो गया। अब मैं इसको अगर लॉन्ग टर्म मानूंगा तो ये फाइनेंसिंग में चला जाएगा, तो मैं इसको फाइनेंसिंग का ही पार्ट मान लेता हूं। बिल्स पेबल 32,500 से 27,500 हो गए, आपकी करंट लाइबिलिटी गिर गई, फॉल इन बिल्स पेबल 32,500 से कितना हो गया, 27,500, 10,000 से बिल्स पेबल आपके गिर गए, तो आपका कैश कम हो जाएगा। ट्रेड पेबल 1,12,500 से 1,22,500 हो गए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000 रुपए से आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। और क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,500 से 11,250 हो गए, 3,750 से आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे वो बढ़ गए, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,750, तो कैश फ्लो भी आपका बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स तो आपने बना ही दिया। फिर उसके बाद आप बनाओगे इसका डिफरेंस, तो 3,750 प्लस 10,000 माइनस 10,000 प्लस 15,000 माइनस 9,125 माइनस 20,000, तो 10,375 नेगेटिव।
और इसमें से माइनस कर दोगे 2,13,750, तो 2,03,375, 2,03,375। मेरा बैलेंस आप लोगों से मैच क्यों नहीं कर रहा है? ओके, मैंने इसका डिफरेंस 10,000 निकाल दिया कैलकुलेटर ना यूज करने के शॉर्टकट में, बट बच्चे कह रहे हैं इसका डिफरेंस 5,000 ही है। लो जी, तो ये फिर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 माइनस 9125 प्लस 15,000 माइनस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 3750, तो 5375, और प्लस 2,13,750, तो 208,375। अब मेरा मैच आप सभी से कर रहा है, ये आ रहा है 208,375। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड। आपने टैक्स पे कितना करा था मेरे दोस्त? 40,000 रुपये का आपने टैक्स जो था वो पे कर दिया था, तो वो मैंने माइनस कर दिया, माइनस 40,000, तो 1,68,375। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत नंबर लिख दिया, 22,500 है। 208,375 माइनस 22,500, 185। मैंने गलती से प्रोवाइड वाला लिख दिया, 185,875। ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। फिर उसके बाद आप निकालोगे क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताओ क्या क्या आएगा? सेल ऑफ व्हीकल, 7,500, और परचेज ऑफ फर्नीचर 22,500, उसके बाद सेल ऑफ लैंड 3,12,500, फिर उसके बाद सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,45,000, फिर उसके बाद बस कोई एसेट देख लो, इन्वेस्टमेंट वगैरह छूटी तो नहीं है, गुडविल ट्रीट कर ली, लैंड अकाउंट बना लिया, फर्नीचर अकाउंट बना लिया, व्हीकल अकाउंट बना लिया, ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितने के परचेज करे हुए हैं आपने? 52,500 के आपने परचेज करे, लेकिन अभी आपको इसका पैसा लौटाना है 26,250। तो आपने पेमेंट कितनी करी हुई है इसके लिए? 52,500 माइनस 26,250, 26,250 ही आपने पेमेंट करी हुई है। तो ये हमने ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया, इसकी अकाउंट बना लिया, ये ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग, इसका कुछ करना नहीं है बस जी। तो इससे आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 75। अच्छा, आपको इंटरेस्ट इनकम भी मिली थी, इंटरेस्ट इनकम थी 16,250 की, वो आपको जोड़नी पड़ेगी। ऐड इंटरेस्ट इनकम 16,250, 7,500 माइनस 22,500 प्लस 3,12,500 प्लस 1,45,000 माइनस 26,250 प्लस 16,250, ये होता है 4,32,500। फिर आप निकालोगे क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने जो शेयर्स थे वो शेयर्स इशू करे, 12,50,000 से 17 लाख हो गए, 4.5 लाख इशू ऑफ शेयर्स, 4.5 लाख
इंटरेस्ट पे करा था आपने डिबेंचर्स पे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करा था 30,000 का। 30,000 का इंटरेस्ट आपने पे करा, और ये ये आपने अकाउंट बना लिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बना लिया। डिबेंचर आपने रिडीम करे, 7.5 लाख रुपए के आपने डिबेंचर रिडीम करे। डिबेंचर्स रिडीम। लोन फ्रॉम राजेश आपने रीपे कर दिया, लोन रीपेड 33,500। बिल्स पेबल करंट करंट ये आपने ट्रीट कर लिया, ये करंट ये आपने अकाउंट बना लिया था, बस जी। इससे निकल करके आएगी आपकी फाइनेंसिंग 4.5 लाख माइनस 30,000 माइनस 7.5 लाख माइनस 37,500, तो 3,67,500 ये आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों का जोड़ो, इसके अंदर जोड़ दो, प्लस 4,32,500 और प्लस 185,875, तो तीनों का होता है 250,875। ऐड कर दो ओपनिंग, ओपनिंग कितना था आपके पास 86,250 प्लस 86,250, तो ये होता है 3,37,125। पर ये तो मैच नहीं हो रहा, 324,625, 12,500 का कुछ गड़बड़ हो गया हमसे क्या। ओके जी, एक बच्चे ने मुझे बताया सर आपने डिविडेंड पेड माइनस नहीं करा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये वाला 12,500, 367,500 माइनस 12,500, ये होगा 3,55,000, सॉरी 367,500 प्लस 12,500, 3,80,000। 4,32,500 माइनस 3,80,000 माइनस प्लस 185,875, ये होगा 238, 375 प्लस 86,250, तो ये हो गया 324,625। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, और ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया बी, और ये आ गया नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, फिर ऐड करा था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है मौसम की वजह से। हाँ, हमने ना गलती से हमने क्या करा था क्वेश्चंस करते वक्त, ये डिविडेंड पेड ये हमने नहीं लिखा था यहाँ पर। डिविडेंड पे करा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए ना, यहाँ से माइनस होना चाहिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, तो वो हमने नहीं लिखा था, तो वो लिखा तो उससे मैच हो गया, क्या दिक्कत वाली बात है, छूट गई थी पहले, आप लिख दिया। हाँ, बच्चे ने ही मेरे को बताया, मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि आपने सर ये मिस कर दिया, तो मैंने लिख दिया। हाँ, आप मुझसे आगे चलते हो, यही तो मजेदार चीज है, इसी में तो मजा है, क्योंकि आप मुझसे आगे चलते हो। चलो जी, मेरे ख्याल से सब बातें ही कर रहे हैं, अब आगे हम बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर आरंभ लिमिटेड के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है। अच्छा, करंट ईयर क्या है 23 और 24, यानी कि ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, जर्नल रिजर्व दे रखा है। आपको इन दोनों को कंबाइन करके पैट निकालना होगा। 12% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और उनपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेंटरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनकम टैक्स प्रोवाइड करा है आपने 1,62,000 का। प्रोवाइड का मतलब क्या है, P&L से डाला है।
न्यू डिबेंचर इशू करे हैं एट द एंड, और इन्वेस्टमेंट भी आपने एट द एंड ही बनाई है, तो यानी कि 12% का ब्याज पे करोगे इनके ऊपर, क्योंकि आपने जो न्यू इशू आ रहा है वो एट द एंड करा है, और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव करोगे इनके ऊपर, क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट आपने एंड में करी है, उन पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक सर। फिर आपको कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है, और उसके अलावा आप निकाल भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको पूरी बैलेंस शीट गिवन नहीं है। चलो जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालना है। उसके लिए मैंने आपको कहा आओ रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना लेते हैं। हम हर बार यही बनाते हैं, तो इस बार बनाने में कैसी शर्म। तो बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा सर? आपने 5400 का डेबिट बैलेंस आ रहा है और 54,000 का जनरल रिजर्व आ रहा है, तो 54,000 माइनस 5400 नेट में आएगा 48,600 टू बैलेंस सीडी 37,800 प्लस 81,000, 37,800 प्लस 81,000, ये होता है 1,00,000 टू बैलेंस सीडी 1,18,800। और एक अकाउंट बना लो प्रोविजन फॉर टैक्स का। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था आपके पास? 2,21,400 का, और टू बैलेंस सीडी कितना था आपके पास? 1,35,000। 1,62,000 का आपने प्रोविजन बनाया बाय पी एंड एल अकाउंट। 2,21,400 प्लस 1,62,000 माइनस 1,35,000, तो आपने 2,48,400 टू बैंक, इतने की आपने प्रोविजन की पेमेंट कर दी होगी। और 1,18,800 माइनस 48,600, 70,200 आपका क्या होगा? पैट होगा बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी निकालने के लिए पैट के अंदर जो 70,200 है उसके अंदर क्या ऐड कर दोगे? कितने का प्रोविजन आपने बनाया है? 1,62,000 प्लस 1,62,000 कर दूं तो आपका पीबीटी आ गया 2,32,200। फिर प्लस और माइनस आप क्या करते हो? एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन, उसने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिया है, तो पहले था 1,29,600, अब हो गया 1,62,000, तो 32,400 से आपका क्या बढ़ गया? डेप्रीसिएशन का खर्चा बढ़ गया होगा। फिर उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो पे करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है सर? 1,18,800 पे 12% पे करके चलेंगे। 1,18,800 पे 12% हम पे करके चलेंगे। 1,18,800 का 0.12 14,256। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम भी आपको मिली है इन्वेस्टमेंट्स पे। हाँ जी सर, कितनी मिली होगी सर? 8% मिली होगी 54,000 पे। अच्छा, अगर मैं वो बनाता इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो ये इंटरेस्ट में माइनस कर देता और ये इनकम में ऐड कर देता। 54,000 का 8% होता है 4,320। 4,320 ये मैं माइनस कर दूंगा। फिर उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट जो आपको लगता है प्रॉफिट में हुई होगी? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 27,000 से 54,000 हो गए, और प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 27,000, 54,000 माइनस 27,000, 54,000 माइनस
27,000, इससे आ जाएगा आपका क्या, ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो 232,200 प्लस 32,400 प्लस 14,256 माइनस 4320 प्लस 27,000, ये होता है 3,01,536। फिर आप निकालते हो वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या है आपके पास, ऊपर तो कुछ नहीं है, ट्रेड पेबल है, 1,29,600 से कितना हो गया ये गिर के 1,18,800, तो 10,800 से आपका ट्रेड पेबल कम हो गया, फॉल इन ट्रेड पेबल, 10,800 से आपका ट्रेड पेबल गिर गया। फिर उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल ग्रॉस में कितना गिरा है, 81,000 से कितना हुआ है, -261,360, यानी कि 180,360 से आपका ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ है, बढ़ गया है। अगर ये ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1,80,360, तो उससे कैश फ्लो क्या होगा, गिरेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने ये भी डील कर लिया, आपने ये तो भी डील कर लिया था। इन्वेंट्री 1,35,000 से 81,000 हो गई, 54,000 से आपकी इन्वेंट्री गिर गई, फॉल इन इन्वेंट्री, तो 54,000 से आपके कैश फ्लो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बताओ कितना इंपैक्ट आया, -180,360 -10,800, तो ये निकल कर क्या आया, 137,160 प्लस 301,536 164,376 164,376, और टैक्स कितना पे करा, 248,400 का आपने टैक्स पे करा, -248,400, तो 84,024 का आपने टैक्स, जो नेट कैश आउटफ्लो आएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। हेडिंग्स मैंने लिखी नहीं, वो आप लिख ही लोगे। एक बच्चा पूछ रहा है डाउटफुल डेट की ट्रीटमेंट समझ नहीं आई। देखो ना, जब आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया होगा तो आपने क्या एंट्री करी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 27,000 से, यही एंट्री करी होगी। मैंने इसी का इंपैक्ट नलीफाई कर दिया, क्योंकि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इंपैक्ट यही नलीफाई कर दिया, तो मैंने डेटर्स को क्या लिया, ग्रॉस बेसिस पे लिया। अगर आप नहीं करते तो फिर नेट बेसिस पे लेना पड़ता, तो भी आंसर आ जाता, बट इंस्टीट्यूट यही फॉलो करता है तो हम भी इसलिए वही फॉलो करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की मूवमेंट यहाँ पे ऐड कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ पे ग्रॉस ले लिया। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेरीज आप लोगों की हो गई हैं सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, आपको क्या निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको निकालना है, और पर्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं, बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रिटेन अर्निंग यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 17,000, फिर डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, एक बात बताओ, प्रॉफिट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन ट्रीट हुआ होगा तो आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। लॉस भी माइनस हुआ होगा, इसको भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने टैक्स का प्रोविजन बनाया है 7,000 रुपीज का, तो आप इसको पीबीटी निकालने के लिए यूज कर लोगे। फिर उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड और डिविडेंड पेड, ये आपके रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। फिर प्रीमियम पेबल, ये आपने लेस करा होगा तो आप इसको भी ऐड कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप लेस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। रिफंड ऑफ टैक्स की आपने क्या एंट्री डाल रखी होगी, आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये एंट्री डाल रखी होगी। तो इनकम बुक कर रखी है, इसको नलीफाई करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पीबीटी। मैंने बनाया क्या, रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट, बाय बैलेंस पीडी मेरा निल है,
और टू बैलेंस सीडी मेरे को 17,000 दिया है। टू बैंक मैंने इंटरिम डिविडेंड पे करा है 10,000 रुपए का, और टू बैंक मैंने डिविडेंड पे करा है 8,000 रुपए का। तो मेरा बाय पैट निकल करके आ जाएगा कितना, 18 और 17, 35,000 रुपए। 35,000 रुपए का मेरा क्या निकल करके आ गया, पैट। और इसके अंदर मैंने प्रोविजन कितने का बना रखा है टैक्स का, 7,000 का, तो मैंने वो जोड़ दिया। तो मेरा पीबीटी निकल करके आ गया कितने का, 42,000 का मेरा पीबीटी निकल आया। फिर मैंने करी एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन कितना है, 4,000 का, तो मैंने लिखा 4,000 का डेप्रीसिएशन। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितनी है, 3,000 की लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स हमने एडजस्ट कर लिया, डिविडेंड हमने एडजस्ट कर लिया। प्रीमियम ऑन पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना है, 2,000। प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000। ये आपको माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और टैक्स रिफंड भी आपको माइनस करना पड़ेगा 1,000 रुपीज से। टैक्स का रिफंड भी आपको माइनस करना पड़ेगा, और ये आंसर आएगा आपका 42,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 माइनस 11,000, 40,000 आपका आ गया। ये कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप डालोगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस 22 और 23, तो 10,000 से 12,000 हो गए। तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए आपके, ट्रेड रिसीवेबल 2,000 रुपए से, तो कैश गिर जाएगा। ट्रेड पेबल 7 से 15 हो गए, कितना होता है भाई, 8,000 हो गया ना। 8,000 रुपए से ट्रेड पेबल भी बढ़ गए। ट्रेड पेबल आपके 8,000 रुपीज से यदि बढ़ गए तो आपका कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपने अगर अकाउंट बनाओ तो ओपनिंग कितना है 4,000, क्लोजिंग कितना है 7,000। आपने पीएनएल पे प्रोविजन बना रखा है 7,000, तो पेड कितना आ गया 4,000, ये आ गया टू बैंक। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 से 1,000 हो गए, फॉल इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000, तो इससे आपका कैश फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। 9 में से 2 गया, 7,000 रुपए आपका ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 47,000। 47,000 आपका ये हो गया। उसके बाद बस टैक्स पेड, और तो कुछ है ही नहीं, टैक्स पेड है। यस, टैक्स पेड 4,000 माइनस 1,000, 3,000। 1,000 कहाँ से आया, वो टैक्स रिफंड, तो नेट टैक्स पेड निकाल दिया मैंने 44,000। 44,000 का मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। ये बच्चे बार बार क्या बोल रहे हैं, कुछ रह गया क्या, नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा हमने तो। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं ये कहाँ से आया, ये तो मेरे को भी नहीं पता कहाँ से आया भाई, देखना पड़ेगा। ओके, मैं एक बार देख लूंगा आरटीपी May 24 में, आप लोग भी चेक कर लेना उसके अंदर, कहीं ये ना हो कि क्वेश्चन में हमसे डालते वक्त एडिटर से ये लाइन छूट गई हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आंसर में ये दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, बट सवाल में ना तो कोई ऐसा हिंट है और ना ही कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस निकाल पाए। मैं एक बार मैच कर लूंगा वहां से, आप लोग भी कर लेना।
कि क्या ये इंफॉर्मेशन एडिटर से छूटी है या फिर ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, तो मैंने देख लिया, ये रही आपकी आरटीपी। ये वाला जो क्या कहते हैं पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला, ये शायद एडिटर से रह गया डालना, 1400 और ये 1000 वाला। मैं जूम कर लेता हूँ, ये 14 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1400 और ये 1000। ये एडिटर से मिस हो गया, उसने बेचारे ने प्रीपेड एक्सपेंस तक डाल दिया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उससे रह गया। तो अगर आप यहाँ पे इसको ट्रीट करते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, तो ये क्या हो रहे हैं, 1400 से 1000 हो रहे हैं। फॉल इन, कहाँ लिखे हैं, यहीं लिख देते हैं, फॉल इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1400 से 1000, तो 400 रुपए गिर रहे हैं, तो इससे आपका कैश फ्लो भी गिर जाएगा। तो अब ये नंबर आएगा आपका 9000 माइनस 2000 माइनस 400, 6600, और ये आएगा 46600, और ये 3000 माइनस होने के बाद आएगा 43600, आपका आंसर आएगा, जो अब आपका मैच हो जाएगा। तो ये बुक में मिस प्रिंटिंग है, कृपया करके इसको ठीक कर लीजिएगा, हम अगले एडिशन में इसको ठीक करवा देंगे। तो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ, अगला क्वेश्चन जो हमें करना होगा। बताओ जी, किसी को कोई दिक्कत? आउटस्टैंडिंग बेटा वो मिस प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैंने आपको दिखा भी दी आरटीपी के अंदर, आप वहां से ठीक कर सकते हो। ठीक है, बुक में अपना लिख लो ना, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1400 और 1000, ये लो मैंने ठीक कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये अपनी बुक में लिख लो। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ विष्णु लिमिटेड प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मेथड लगाना है? डायरेक्ट मेथड लगाना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो आपको करंट एसेट्स का बैलेंस दे रखा है, करंट लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है, और पी&एल की स्टेटमेंट दे रखी है, और एडजस्टमेंट में आपको बोल रखा है ट्रेड रिसीवेबल जो है क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के लिए, जैसे हमें पता ही नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ रहा है, वो कह रहा है ये क्यों आ रहा है, रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट इन लायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बिटवीन एक्विजिशन डेट एंड बैलेंस शीट डेट। तो ये AS 11 की वजह से आ रहा है, याद कर लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। इसको बंद कर देता हूं मैं, चलो जी। तो आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है, ये तो और भी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 42, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें पीबीटी वीबीटी का चक्कर ही नहीं है, आपको क्या निकालना है, सीधा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आओ जरा बनाओ। टू बैलेंस पीडी कितना है 2023, और ये है 2024, 1,88,000, 1,88,000, और बाय बैलेंस सीडी कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास 2,05,000 का, 2,05,000 रुपए का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। आपने सेल्स करी है, क्रेडिट सेल्स कितने की करी है, 85,50,000 की। तो टू सेल्स 85,50,000, 1,88,000 प्लस 85,50,000 माइनस 2,05,000, तो आपको कैश कितना रिसीव हुआ बाय बैंक, 85,33,000। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना है, 85,33,000। फिर कैश पेड टू सप्लायर, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्रेड पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बाय बैलेंस
बीडी निकलना पड़ेगा। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2,15,000 और टू बैलेंस सीडी ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,95,000। अब आपको यहां पे लिखना है क्या? बाय परचेजेस। क्या आपने इन्वेंट्री परचेज कितनी करी है वो निकालने के लिए आपको इन्वेंट्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो टू बैलेंस बीडी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की थी? 1,65,000 की। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की थी? बाय बैलेंस सीडी 1,20,000 की। और आपने इन्वेंट्री सेल कर दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ इन्वेंट्री कितनी थी? 56 लाख की। तो आपने इन्वेंट्री परचेज कितने की करी? 56 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 1,65,000, 55 लाख, 55,000 टू परचेजेस। अब यही परचेजेस यहां चला जाएगा। 55 लाख, 55,000 प्लस 2,15,000 माइनस 1,95,000, तो 55,75,000 टू बैंक। 55,75,000 टू बैंक। हाँ, आप इक्वेशन से भी कर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक वाली जो आपकी इक्वेशन होती है उससे भी कर सकते हो, बट क्योंकि हम लोग, मैंने ऐसे क्यों करा है, क्योंकि हम शुरू से एक खाते बनाते आ रहे हैं तो मैंने आपको खाते ही बनवाए हैं, बट आप चाहो तो स्टेटमेंट से भी कर सकते हो। तो कैश पेड टू सप्लायर कितना है? 55,75,000 का आपने कैश पे करा है सप्लायर को। और बताओ और कौन कौन से खर्चे हैं? इन्वेंट्री आपने ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल ले लिया, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, इससे आपका टैक्स पेड निकलेगा। फिर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम में फायर इंश्योरेंस का क्लेम, ये ऑपरेटिंग नहीं है, डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं है। एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस 15,40,000, कोई पेबल रिसीवेबल नहीं आ रहा तो इतने ही आपने पे करे होंगे। एक्सपेंसेस पेड 15,40,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज कैश नहीं जाता, इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया है, बस जी कहानी खत्म। तो आपका ये कितना आ गया? बिफोर टैक्स पेड आ रहा है 85,33,000 माइनस 55,75,000 माइनस 15,40,000, 14,18,000। फिर माइनस करोगे क्या? एक मैंने फायर वाला पॉइंट देखा था ना, फायर इंश्योरेंस क्लेम माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,10,000। ये इनकम आपको अच्छा ये तो रिसीव है ना, 1,10,000 का आपको ये इनकम रिसीव हुआ है, ऐड होगा प्लस 1,10,000, ये होता है 15,28,000, 15,28,000 माइनस टैक्स पेड। टैक्स पेड के लिए क्या बनाना होगा सर? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होगा। यही बना दूं मैं छोटू सा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 65, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 48, टैक्स प्रोवाइड कितना है? 95। तो 65 प्लस 95 माइनस 48, 1,12,000। तो 1,12,000, 15,28,000 माइनस 1,12,000 इज इक्वल टू 14,16,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 14,16,000 सभी का यही आ रहा है। वेरी वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी है, आप लोग मेरे से पहले चलते हो।
इसका मतलब ये क्लास आपके लिए सिर्फ ये टेपा टेपी की क्लास नहीं है, इसमें आप प्रैक्टिस भी करते हो। तो मेरे को बहुत मजा आता है कि जब आप लोग मेरे से पहले चलते हो और मुझे बताते हो कि सर आपने ये पॉइंट यहाँ मिस कर दिया। वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या हुई। अरे दोस्त ये देखो ना, आपको रोज रोज आपके यहाँ आग नहीं लगती होगी ना, तो आपको फायर इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव हुआ है और ये ऑपरेटिंग इन नेचर ही है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये इस 1,10,000 को इनकम को आपको अलग से दिखाया हमने कैश फ्लो के अंदर कि ये हमें रिसीव हुई है और अकॉर्डिंगली हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इसकी वजह से 1,10,000 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको अलग से दिखाना जरूरी होता है। सर क्या इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों में दिखाना अलग से जरूरी है? द आंसर इज यस, आपको दोनों मेथड में अलग से दिखाना जरूरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, गिवन बिलो द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ BGH लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दे रखी है 2023 की भी और 2024 की। इसका मतलब ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका करंट ईयर। शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो गई, कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप PBT निकालने के लिए काम यूज में लोगे। डिबेंचर जो कि इशू करे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जीरो है। और डिबेंचर कहाँ जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएंगे। बैंक लोन लिया आपने 2 लाख से 2.5 लाख हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएंगे। ट्रेड पेबल 75,000 से 60,000 हो गए, फॉल हो गया ट्रेड पेबल में, तो 15,000 रुपए से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी गिर जाएगा। मैं लिख दूं यहाँ पे 15,000। फिर डिविडेंड पेबल 50,000 से जीरो हो गया, यानी कि आपने पे कर दिया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन करंट ईयर, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ करंट ईयर का ही पेबल है, तो 25,000 जो है ये आपके पेबल हैं और ये आपने पे कर दिए। तो जो पे कर दिए वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस, जो पेबल है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, क्योंकि इसी की आपने एंट्री डाल रखी होगी। गुडविल 30,000 से अमोर्टाइज हो गई, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दोगे। ट्रेड रिसीवेबल 95 से 65 हो गए, 30,000 से गिर गए, ट्रेड रिसीवेबल फॉल हो गए, तो कैश फ्लो आपका बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री 30,000 से 55 हो गई, तो 25,000 रुपए से, ओहो, 25,000 रुपीज से आपकी इन्वेंट्री जो है क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्त? से क्वेश्चन नंबर है सर 39। क्वेश्चन नंबर 39, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या बनाओगे सर? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाएंगे ताकि अपना PBT निकाल सके। तो आओ जरा, रिजर्व एंड सरप्लस की क्या इंफॉर्मेशन है? ओपनिंग बैलेंस है 60, क्लोजिंग बैलेंस है 110। तो बाय बैलेंस BD कितना है? 60,000। और टू बैलेंस CD कितना है? 1,10,000। और 50,000 का क्या आ जाएगा आपका? पैट। पैट 50,000 का क्या आ जाएगा आपका? पैट। और टैक्स के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं सर, टैक्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन, तो यही आपका PBT हो जाएगा 50,000। फिर आप करते हो एडजस्टमेंट, जैसे कि डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन है ही नहीं, तो गुडविल रिटर्न ऑफ की। गुडविल रिटर्न ऑफ के एडजस्टमेंट करोगे, जो कि क्या है? 30,000। 30,000 से गुडविल रिटर्न ऑफ हुई। और एक एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट 25,000 से इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करोगे। और कोई बाकी तो सब FA FA ही थी बस।
तो 80, 1,05,000। फिर निकालोगे क्या, वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज में आप क्या क्या लिखोगे, फॉल इन ट्रेड पेबल, 15,000 रुपए से ट्रेड पेबल गिर गए। और क्या हुआ, और क्या हुआ, टेंटन है, ट्रेड रिसीवेबल भी गिर गए, फॉल इन ट्रेड रिसीवेबल 30,000। अच्छा ये 15,000 नेगेटिव होंगे भाई, और 30,000, और 25,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई थी, इन्वेंट्री बढ़ गई 25,000 से, ये भी नेगेटिव होगा। तो 30 माइनस 25 माइनस 15, तो ये हो गया 10,000 नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 95,000। एक बार करके देख लेना भाई, 1,05,000, हाँ 95,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आ गया। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो शेयर कैपिटल इशू करी, 1,00,000 रुपए की, और डिबेंचर इशू करे, 1,00,000 रुपए के, और बैंक लोन लिया 50,000 रुपए का, और डिविडेंड पे करा 50,000 रुपए का, और इंटरेस्ट पे करा था 20,000 का। बताओ जी, 2,00,000 प्लस 50,000 माइनस 70,000, ये होता है 1,80,000, 1,80,000। तो ये आपकी बनती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025 एंड 24 आपको गिवन है। ये मिस प्रिंटिंग है साहब, ये 2024 है। शेयर कैपिटल आपको गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके। और क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी, कैश, और फिर उनका आपको आगे नोट दे रखा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लो भाई, उसने आपको पीबीटी दे दिया, इसका मतलब आपके ऊपर एहसान कर दिया। जरूर ही मेरे दोस्त आप मंदिर जाते होगे, इसलिए शायद उसने आपको पीबीटी खुद ही निकाल के दे दिया। टैक्स एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 15,000 का, और इसके अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी शामिल है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कितने रुपए से, 6,000 रुपए से। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये वो बुलेट गलती से लग गया, 6,000 रुपए से। देखो बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आ रही होगी 6,000 रुपए की, बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि वो ये एंट्री होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर फॉर द ईयर वाज 35,000। ओल्ड फर्नीचर आइटम सोल्ड कर दी थी 17,000, प्रॉफिट हुआ है 8,000। तो आपको अकाउंट बनाने हैं, पीबीटी आपको दे रखा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस बना के क्या ही करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स और फर्नीचर फिक्चर अकाउंट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38, और बना रहे हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बहुत खुशी हो रही है लिखते हुए, क्योंकि ये गिवन है और हमें निकालना नहीं पड़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अकाउंट बनाने हैं हमें
प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। बाय बैलेंस पीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स का, जरा जल्दी से बताओ। तो सर 10,000 रुपए आपको गिवन है ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना गिवन है? 15,000 रुपए सर क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है। और आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोविजन बनाया है? वो कहता है सर 15,000 रुपए का प्रोविजन मैंने बनाया है, इसके अंदर 6,000 डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी शामिल है। अब देखो डेफर टैक्स लाइबिलिटी की जनरल एंट्री में प्रोविजन फॉर टैक्स वाला अकाउंट आ ही नहीं रहा, तो यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर जो एंट्री हुई होगी वो कितने की हुई होगी? 9,000 की हुई होगी, ना कि 15,000 की। तो यहां पे आप लिखोगे 9,000, तो इससे आपका आ जाएगा टैक्स पेड टू बैंक कितना? 4,000। और ये आप कहां ले जाओगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस ले जाओगे टैक्स पेड। फिर उसके बाद आपको बनाना है अगला ही अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, आपको ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है फर्नीचर का दोस्त? 1,90,000। और आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? बाय बैलेंस सीडी, आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2,95,000 का, आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। वो कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करा है 35,000 का, बाय डेप्रिसिएशन 35,000 का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। एक फर्नीचर था उसे बेच दिया मैंने 17,000 रुपए का, तो बाय बैंक 17,000 रुपए का मैंने फर्नीचर बेच दिया, और प्रॉफिट हुआ है कितने का? 8,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। टू पी एंड एल अकाउंट 8,000। बंद करो इसको, इस लेजर को। 1,90,000 प्लस 8,000 माइनस 35,000 माइनस 17,000 माइनस 2,95,000, तो 1,49,000 का मेरे पे परचेज निकल करके आ रहा है। 1,49,000 टू बैंक। ये कहां जाएगा? ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगा। ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। और ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। मैंने सबकी ट्रीटमेंट भी लिख दी, मैंने कहा कहानी खत्म करते हैं बस, अब तो कुछ नहीं करना। अब आपको बस कैश फ्लो बनाना है, प्लस और माइनस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहली, अच्छा इसके आगे नहीं लिखा, ये क्या है? 9,000। अच्छा ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, सॉरी। एडजस्टमेंट में आप लिखोगे सबसे पहले डेप्रीसिएशन 35,000 का। फिर उसके बाद आप लिखोगे गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,000 रुपीज का। फिर उसके बाद आपको कोई पी एंड एल की आइटम तो गिवन ही नहीं है, गुडविल वुडविल तो नहीं गिवन ना कहीं पे? नहीं गिवन। चलो जी, रिजर्व एंड सरप्लस में से पीबीटी निकाल लिया बस, और तो कुछ है ही नहीं, कहानी खत्म। डिबेंचर्स गिवन थे ना आपको? नहीं वो भी नहीं गिवन। अरे फिर तो कुछ गिवन ही नहीं है इसके अंदर तो भाई साहब। तो आपका क्या आ जाएगा? 45,000 प्लस 35,000 माइनस 8,000, 72,000 का आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप निकालोगे क्या? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आपके क्या हुए हैं? 2024 से 25,000 से 40,000 बढ़ गए, ट्रेड पेबल बढ़ गए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 15,000, तो इससे आपका कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने डील कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से 20,000 हो गए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 10,000 रुपए। और फिर उसके बाद इन्वेंट्री 2 लाख से 2.5 लाख हो गई, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 50,000 रुपए। और उसके बाद तो कैश है,
ट्रेड रिसीवेबल से कैश कम हो जाएगा, इन्वेंट्री से भी कैश कम हो जाएगा। 60,000 माइनस 15,000 कर दूं तो 45,000 नेगेटिव, 45,000 नेगेटिव। तो ये निकल करके आ रहा है 72,000 माइनस 45,000, 27,000 आपका आंसर आ रहा है। 27,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप क्या करोगे, लेस टैक्स पेड। आपका टैक्स पेड कितना निकला था, 4,000। तो 7 में से 4 गया 3, 23,000 का आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आप क्या निकालोगे सर, हम निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं अगर, तो आपने सेल करा फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर 17,000 रुपए से, और आपने परचेज करा फर्नीचर 1,49,000 से, आपने फर्नीचर परचेज भी करा। और बताओ क्या क्या एडजस्टमेंट है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट नंबर 3, फर्नीचर है और बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कुछ हुआ नहीं, फर्नीचर आपने डील कर लिया, इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको दे नहीं रखी, कहानी खत्म होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपके पास कितनी आ रही है, 149 माइनस 17, 132 नेगेटिव। ये आ गई आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हमने निकाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर हमने निकाली फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो गई, तो 2 लाख रुपए की आपने कैपिटल इशू कर दी। तो मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल इशूड 2 लाख रुपए। और क्या है, कैपिटल के बाद क्या, रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ दो, बस इतना ही है। 2 लाख रुपए का कैपिटल इशू करा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यही आएगा 2 लाख रुपए। ये हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और नेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा 2 लाख माइनस 1,32,000 प्लस 23,000, ये होगा 91,000। फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखोगे 1,85,000 के, ओपनिंग कैश एंड कैश 1,85,000 प्लस 185, ये हो गया 2,76,000 का आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 2,76,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 38 संपन्न होता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग बैलेंस शीट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी 38 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ 37, जिसको डाउट नहीं है वो करे ना, क्या दिक्कत है, वो वेट कर रहे हैं मेरा, मेरा वेट क्यों कर रहे हो। चलो जी, following is the balance sheet of Fox Limited. You are required to prepare cash flow using indirect method. इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, और रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, टोटल नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, फिर करंट एसेट्स दे रखी हैं और अदर करंट एसेट है और टोटल है। और ये आपको उनका ब्रेकअप दे रखा है। सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, लॉस एट द बिगिनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा ये आगे यहाँ से कनेक्टेड था, ये नीचे लाइन में चला गया, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये क्या है, ये है पैट। फिर लेस डिविडेंड पेड होगा ये, तो पैट आपको दे रखा है, प्रोविजन टैक्स ऐड करके कैश फ्लो शुरू कर दोगे। डिविडेंड पेड, अच्छा ओ माय गॉड, फिर ये पेड नहीं हुआ, फिर ये डिविडेंड पेड नहीं हुआ। वो कहता है डिविडेंड पेड कितने का है, 10,000 का ही है, तो यही सेम ही तो है, तो यही पेड हो गया। डेप्रिसिएशन चार्जेस कितने हैं, 40,000 के, ठीक है, और तो कोई इंफॉर्मेशन ही आपको गिवन नहीं है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो आप क्या मानोगे, क्लोजिंग वाला पे हो गया होगा, ये पे हुआ होगा, और ये
प्रोवाइड हुआ होगा। तो आओ जरा, पैट कितना है? 20,000 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 37। क्वेश्चन नंबर 37। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पीबीटी, पैट कितना दे रखा है आपको? 20,000 का, प्लस आपको टैक्स का प्रोविजन आपको गिवन नहीं है, तो आप मान लोगे कि यही वाला पे करा होगा और प्रोवाइड करा होगा 8,000 रुपये। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो पीबीटी मेरे पे आ गया 28,000 एड और लेस एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन की, उसने आपको बताया है डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करा है, 40,000 का हमने डेप्रीसिएशन मेरे बच्चे चार्ज करा है, और कोई एडजस्टमेंट ही गिवन नहीं है, कहानी खत्म। तो 68,000 का आ गया कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद हमने निकाला वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आओ जरा, ट्रेड पेबल 60 से 1.5 लाख हो गए, यानी कि 90,000 का चेंज हो गया। तो ट्रेड पेबल इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 90,000, तो इससे आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ये आपने डील कर लिया करंट एसेट में, 1,20,000 से 50,000, तो 70,000 रुपए से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई। 70,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई तो कैश फ्लो कम हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 25 से 1 लाख हो गए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 25 से 1 लाख हो गए तो 75,000 से आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। और कैश एंड अदर करंट एसेट 45,000 से 78,000 हो गई, तो 33,000 से ये बढ़ गई अदर करंट एसेट 33,000। तो 90,000 माइनस 70,000 माइनस 75,000 माइनस 33,000, तो 88,000। 68,000 माइनस 88,000, 20,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स लेस टैक्स पेड। अब जो करंट ईयर वाला है आपका प्रोविजन, वो आपने पे कर दिया होगा 8,000 रुपये, या आपने पे, सॉरी प्रीवियस ईयर वाला ना 5,000 रुपये, ये आपने पे करा होगा। तो हम कह रहे हैं कि 25,000 रुपये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकल करके आता है। फिर आप निकालोगे क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1,80,000 से 3.5 लाख हो गए, 1,70,000। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 1,70,000। हाँ, एक बच्चे ने टोका, वेरी वेरी गुड। उसने कहा सर डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन गिवन है, अकाउंट बना लो। मैं वेट कर रहा था कि कौन मुझे बोलेगा। वेरी वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,80 और 3.5। ओहो, उल्टा लिख दिया। 1,80 और 3.5। डेप्रीसिएशन 40,000, तो 390 माइनस 1,80, 2,10,000। परचेज कितना आ रहा है? 2,10,000। 2,10,000 रुपए का परचेज आ गया। और उसके बाद और कुछ है क्या?
करंट है, बाकी तो सब कुछ नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। तो यही आपका निकल आएगा क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,10,000। फिर क्या निकालोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप निकालोगे क्या, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही 10,000 रुपए का। और लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, कैपिटल 5,60,000 माइनस 3,00,000, 2,60,000। 2,60,000 की कैपिटल इशूड। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, और कुछ है ही नहीं, बस फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ रहा है 2,50,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है 250 माइनस 210 40 माइनस 25,000 तो 15,000। एड ओपनिंग कैश, एंड कैश कितना है 90,000। और क्लोजिंग आ जाएगा 1,05,000 क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट। बस अगर आप खाते बनाना जानते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आओ जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रिपेयर कैश फ्लो एज पर रिवाइज एएस। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड आपको लगाना है। आपको बैलेंस शीट गिवन है ऑन 31 मार्च 2020 एंड 2001। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो यूजिंग इनडायरेक्ट एज पर एएस 3। तो 2020 और 2001 की आपको बैलेंस शीट गिवन है। ये है आपका करंट ईयर और ये है आपका प्रीवियस ईयर। तो ध्यान रखना, मूवमेंट आपको ऐसे पकड़नी है 2020 से 2021 की। शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ट्रेड पेबल, एसेट के अंदर पीपीई वगैरह आपको ये सब दे रखा है। ओहो, ये तो मिस अलाइंड भी है थोड़ा सा। तो अगर देखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपका ये है, करंट एसेट्स में फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि ये हैं, इन्वेंट्री जो कि ये होंगी, ट्रेड रिसीवेबल जो कि ये होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि ये होगा, और प्रीपेड एक्सपेंस जो कि ये होगा, और ये फिर टोटल है। ओके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 9% डिवेंचर है जो आपने एंड में इशू करे हैं, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लेना। डिविडेंड पेबल आपको दे रखा है, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस भी आपको दे रखा है अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी का ये बैलेंस है, लेस डेप्रीसिएशन ये है। फिर ये आ जाता है नेट कैरिंग वैल्यू। ट्रेड रिसीवेबल में ग्रॉस अमाउंट ये है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये है। फिर आ जाता है नेट। नेट प्रॉफिट कितना है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 1,80,000 इज 10,40,000। ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 के हमें वर्थलेस लगे तो हमने बैड डेट राइट ऑफ कर दिए। इसकी अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ड्यूरिंग द ईयर, इसकी जनरल एंट्री क्या करी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 2,30,000 और 2,30,000। बस आपको इस एंट्री को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। 10,40 उसने आपको निकाल के दे ही दिया है। ट्रेड रिसीवेबल तो आपको ये वाली एंट्री कंसीडर करके रखना है। तो अभी जो आपके पास ग्रॉस ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं ना 23,90,000 रुपए के क्लोजिंग में, इसमें से ये 2,30,000 माइनस हो चुका है। तो अगर मैं बोलूं कि बैड डेट से पहले कितने के थे तो प्लस 2,30,000 कर दूं, तो यानी कि ये बैड डेट से पहले थे 26,20,000 रुपए के ये थे। तो जब आप मूवमेंट लोगे इंक्रीज और डिक्रीज की, तो आप इन दोनों के बीच की लोगे। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट हम बना लेंगे, जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको कितना दे रखा है 1,50,000 और 1,90,000।
तो मैं यहाँ पे अकाउंट उसका बना लूंगा, जब बनाऊंगा तो बना के दिखा दूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 10,40,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10,40,000 प्लस और माइनस एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट क्या होगी, डेप्रीसिएशन की, जो कि कितना है 1,80,000। 1,80,000 रुपए का डेप्रीसिएशन है। फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। आओ जरा अकाउंट भी बना ले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। ओपनिंग बैलेंस आपको पीडीडी का कितना दे रखा था, ये है क्लोजिंग, ये है ओपनिंग ना, ठीक है। तो 1,50,000 और 1,90,000, पता चले उल्टा करते सब कुछ। 1,50,000 और 1,90,000, और आपने 2,30,000 बैड डेट राइट ऑफ कर दिए टू ट्रेड रिसीवेबल। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाया कितना होगा, 230 माइनस 1,50,000, 2,70,000। तो बाय पी एंड एल आपने बनाया कितने का, 2,70,000। तो 2,70,000 रुपए का आपने प्रोविजन बनाया भी होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन ही नहीं है, तो यही आ जाएगा आपका 10,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,70,000। तो 14,90,000 रुपए आपका आ गया ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद हमने निकाले वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल का निकाल लेते हैं। 28,30,000 से कितना हो गया, एक मिनट करंट प्रीवियस चेक कर दूं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये गलत ऐड कर दिया ना, फिर 28-30 में होनी थी वो एडजस्टमेंट। देखो ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर, तो 230 आप यहाँ पे ऐड करोगे ना, तो 28,30,000 प्लस 2,30,000 ये होते हैं 30,60,000। अभी गड़बड़ हो जाती, 30,60,000 तो 23,90,000 से कितना हो गया, 30,60,000, यानी कि 6,70,000 से आपके क्या हो गए, ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअली में बढ़े हैं। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 6,70,000। इससे आपका कैश फ्लो गिर जाएगा। फिर उसके बाद लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस 3,30,000 से 270 हो गई, 3,30,000 से 270 हो गई। तो 60,000 से आपकी लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस गिर गई। फॉर एक्सपेंसेस 60,000 से गिर गई, तो इससे आपका कैश फ्लो भी गिर जाएगा। हाँ, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर। हाँ, डिविडेंड पेबल बाद में देखेंगे, फिर डिवेंचर्स बाद में देखेंगे। और क्या है, अदर करंट एसेट्स में 90,000 से 1,20,000 हो गया, इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स कितना है, 90,000 से 1,20,000। तो 30,000 से ये इंक्रीज हो गया, तो 30,000 से आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल हमने कर लिया। इन्वेंट्री 20,10,000 से 19,20,000 हो गई, तो 90,000 रुपए से आपकी इन्वेंट्री गिर गई। 90,000 रुपए से आपकी इन्वेंट्री गिर गई, तो इससे भी आपका क्या, 90,000 कैसे आ रहा है, 20,10,000 माइनस 19,20,000, 90,000 ही आ रहा है। इन्वेंट्री आपकी गिर गई, तो इससे भी आपकी जो कैश फ्लो है, करंट एसेट के साथ क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। तो अगर ये गिर रहा है तो कैश फ्लो आपका बढ़ जाएगा, सॉरी, कैश फ्लो आपका बढ़ जाएगा। अदर करंट एसेट अगर बढ़ रहा है तो कैश फ्लो गिर जाएगा। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, क्योंकि करंट लाइबिलिटी है, सीधा संबंध होता है, ये गिर रहा है तो कैश फ्लो गिर जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो कैश फ्लो कम हो जाएगा। चलो जी, ये डील कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल भी डील कर लिया, इन्वेंटरी भी। करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 3 में कुछ बचा तो नहीं है, नहीं बचा, हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बना लेंगे। और अदर करंट लाइबिलिटी हमने डील कर लिया, ट्रेड पेबल। अब अदर करंट लाइबिलिटी होगा ये और ट्रेड पेबल होगा ये। 8,80,000 से 8,20,000 हो रहा है, डिक्रीज इन
ट्रेड पेबल 60,000, तो कैश फ्लो भी आपका कम हो जाएगा, कैश फ्लो भी आपका कम हो जाएगा। 880 से 820, तो बताओ कितना आता है? 90,000 माइनस 6,70,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000, ये होता है 7,30,000, 7,30,000, 7,30,000। 7,30,000, एक बच्चे अलग क्यों कह रहे हैं? क्यों भाई? करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट होगी 1180 से 15 लाख, इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री गिर ही तो रही है 20,10,000 से 19,20,000, यही तो वैल्यूज हैं। ये टोटल है, ये करंट एसेट है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये ट्रेड रिसीवेबल है, ये इन्वेंट्री है। 7,30,000, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं बताओ। 14,90,000, अच्छा ये नेगेटिव आएगा, माइनस 7,30,000, तो ये आ गया 7,60,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज बट बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आपके पास होगा ना, वहां से निकल आएगा टैक्स पेड। कहाँ गया? अरे यार, ये टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन ही नहीं है क्या? हाँ, टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन नहीं है, बाढ़ में जाए टैक्स पेड। लो, 7,60,000, ये आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने निकाला पीपी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग बैलेंस होगा करंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या है भाई, ये है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा 21,20,000 का। क्लोजिंग बैलेंस होगा 32,80,000 का। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 1,80,000। 32,80,000 प्लस 1,80,000 माइनस 21,20,000, तो 13,40,000, 13,40,000 का आपका परचेज ऑफ पीपीई है। क्या है पीपीई के नाम पे? प्लांट। 13,40,000। और कुछ भी है क्या? हाँ, इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, अगर वो ये लिख देता, मैं आपको ना अभी आगे चल के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बताऊंगा, तो उसमें करंट इन्वेस्टमेंट का भी एक पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनता है, बट अभी वो नहीं बन रहा। जब बनेगा या जब हम वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो हम इस क्वेश्चन में फिर से आके आपको बताएंगे कि फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होती। तो अभी ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको कहां डाल देंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 11,80,000 से आपने कर दी कितनी? 15 लाख की, तो यानी कि 3,20,000 रुपए की आपने और इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट मेड। 3,20,000, तो ये टोटल हो गया माइनस 13,40,000, 16,60,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हमने निकाली क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने कहा शेयर कैपिटल सेम है, रिजर्व ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने ड्यूरिंग द ईयर इशू करी थी, तो 9 लाख रुपए डिवेंचर इशूड। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक लोन से 1.5 लाख से 3 लाख हो गया, तो आपने लोन टेकन।
या प्रोसीड्स फ्रॉम लोन भी आप लिख सकते हो 1.5 लाख रुपए से। और फिर अदर करंट लायबिलिटी में डिविडेंड की इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो डिविडेंड पेड, तो इसका मतलब 9 लाख रुपए ही आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज कितना आ रहा है, प्लस 9 लाख प्लस 7,60,000, तो जीरो। वाह भाई वाह। ओपनिंग कितना है कैश, फिर जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग आ रहा होगा। हाँ, 15,20,000 ओपनिंग है और 15,20,000 ये आपका क्लोजिंग है। तो ओपनिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट है आपके पास 15,20,000 और क्लोजिंग है आपके पास 15,20,000 रुपए का क्लोजिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट। तो यहीं तक रखेंगे आज के सेशन को। अगली क्लास के अंदर कैश फ्लो अपना समाप्त हो जाएगा। 37 तक 36 तक हमने कर लिए हैं, उसके बाद आगे के सवाल करेंगे अगली क्लास के अंदर। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।